गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। मैं मिसेस पाटिल सबका स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैम से अनुमति चाहती हूँ। Please start. थैंक यू मैम। Calm mind brings inner strength and self-confidence. So that's very important for good health. With this good thought, I would like to welcome Wing Commander Mrs. Shahala Yajdani. वेलकम मैम। मैम पुणे से बिलोंग है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग हचिंग्स हाई स्कूल से की है। उसके बाद उन्होंने जूनियर कॉलेज रोजीवाड़िया कॉलेज पुणे से किया है। उसके बाद मैम ने एमबीबीएस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी नासिक से ईयर 1998 में की है। इसमें मैम ने टॉप किया था। नेक्स्ट मैम ने अपनी डीजीओ की पढ़ाई सीपीएस मुंबई मार्च 2001 में पूरी की थी। इसमें भी मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए थे। इसके बाद मैम ने अपनी डीएनबी की पढ़ाई बीएचडीसी से ईयर 2017 में पूरी की थी। इन दिस आल्सो शी पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट मैम ने, मैम आवाज आ रही है? Yes, मैम आवाज आ रही है। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैम ने पीजीडीसीआर एंड पीजीडीएमएलएस की पढ़ाई सिम्बोसिस कॉलेज पुणे में मई 2015 में कंप्लीट की थी। इन दिस आल्सो मैम पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो ग्रेटफुल मैम। पढ़ाई के साथ साथ मैम को स्पोर्ट्स में भी रुचि है। अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में मैम बैडमिंटन प्लेयर और 100 मीटर स्प्रिंटर की अच्छी प्लेयर थी। मैम ने बहुत सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया था। वेरी नाइस मैम। मैम हैव बीन मैरिड टू अ पायलट, ग्रुप कैप्टन आर अब्राहम फॉर लास्ट 19 years. She is blessed with one daughter who is in 10th and younger son who is in 5th. Ma'am like to enjoy traveling and photography as her hobbies. She also likes reading and cooking occasionally. आज हमें मैम महिलाओं का मासिक धर्म का स्वास्थ्य, यौवन से रजो निवृत्ति तक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती है। सो प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। शुरुआत में मैं सभी महिलाओं को कमांड डेंटल सेंटर लखनऊ की सारी लेडीज को नमस्कार बोलना चाहूंगी। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी एंड आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक मिसेस रॉय जिन्होंने इतना टाइम निकाल करके, अपना कीमती समय निकाल करके इस वेबिनार का आयोजन किया और मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सबसे बात कर सकूं और ये मेरा जो टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि मैं बता सकूं सबको कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और इसके साथ कैसे रहना है, ये मैं बात आपके साथ को शेयर कर सकूं। तो आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर दिस वेबिनार। थैंक यू मिसेस रॉय, थैंक यू सो मच। एंड नाउ मे आई हैव द परमिशन टू शेयर माय स्लाइड्स मैडम। Please, just go ahead. शेयर कर लूं? जी। तो मैम आपको दिख रहा है, स्लाइड दिख रहे हैं? Not yet. मैम दिख रहा है? Yeah, it's just loading up. No, I can't see it. I think you'll have to do it again. It's presenting, it's coming, it's presenting, but I still can't see it. I don't know. Okay, ma'am. I'll just do it again. Yeah.
Is it visible now? Is it visible to others? Upasana, is it visible to you? No, no. है ना? No, na? No. No, Mrs. Roy, slides are not visible. हाँ, she'll just do it. Yeah. I just do it. Yeah. Is it visible now? Yeah, it's it's coming and then it's just going away. I know it always happens. Murphy's law. Yes. So that's not an issue. That's not an issue. Yes, it is seen now. Yeah. Yes. Visible? Yes. Shall I? Is it? मतलब अच्छे से दिख रहा है, मैडम? Yes. Uh-huh. Absolutely. Okay, thank you. Yeah. Thank you, ma'am. May I have the permission to start now? Yeah, please. नमस्कार सभी महिलाओं को जो कि अभी इस वेबिनार में मौजूद हैं, और मैं आज बात करना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी जो होती है महिलाओं में, यौवन से लेकर रजोनिवृत्ति तक, यानी प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, उसके बारे में। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम या तो खुद ही एक बेटी होती हैं, या बीवी होती हैं, या हम माँ बनते हैं, या हम फिर एक सास बनते हैं, या दादी बनते हैं। ये प्रॉब्लम जो है और ये समस्या हमारे आसपास या हमारे खुद के साथ होती है, और इसके बारे में हमको खुद भी ज्ञान होना चाहिए और दूसरों को भी हम बता पाए, किसी को मदद कर पाए, तो इससे अच्छी दूसरी बात नहीं हो सकती। आजकल के लॉकडाउन के टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस समस्या के लिए आपको हॉस्पिटल जाना है और किस समस्या के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि हमारी जो माहवारी होती है वो किस तरह से होती है। अगर आप स्क्रीन पे देख सकेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये यूट्रस है, यानी बच्चेदानी है, और उसके साइड में जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स हैं जो कि ये ट्यूब्स के अंदर ही जो है बच्चा जो है फर्टिलाइज होता है, यानी हमारा जो बच्चे का कंसेप्शन होता है वो यहीं पे होता है। और इसके नीचे जो एरिया है ये वजाइना कहलाता है, और साइड में जो दो आप बीज जैसे दो देख रहे हैं अंडाशय, वो ओवरीज हैं या अंडाशय हैं। एग यानी अंडा यहाँ बनता है, और हर महीने ये अंडा बन के फूटता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो अंदर की जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है ये बन के तैयार रहती है बच्चे को रिसीव करने के लिए, लेकिन अगर बच्चा नहीं रुकता है तो ये नीचे आ जाती है ब्लड के रूप में, यानी खून के रूप में, जिसको हम माहवारी कहते हैं। ये हर महीने होता है और इसी के वजह से प्रेगनेंसी होती है। यही वजह है कि यहाँ से जो हस्बैंड का सीमेन होता है वो ऊपर जाता है, बच्चे का कंसेप्शन होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। लेकिन इस महिला प्रजनन तंत्र के अलावा इसमें कई बीमारियां भी होती हैं जिनके बारे में हम जानेंगे संक्षेप में। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो माहवारी है, इसको कभी भी आप समस्या ना समझें। ये जीवन का एक पार्ट है, जीवन का एक हिस्सा है, और इसके साथ हमको जीना है। यही अपने बेटियों को बताइए और यही अपने मन में धैर्य रखिए कि ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। ये इंग्लिश में भी सेम स्लाइड है, आप इसको भी देख सकते हैं, ये ज्यादा क्लियर भी है। जैसे जो आप नीचे देख सकते हो, ये जो नीचे यूट्रस है, इसी को इसका मैग्नीफाइड इमेज ये है। अब सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जब हमारे पास बेटी होती है या खुद हम जब बच्चे थे तो 13 या 15 साल की उम्र में पहली बार जो है माहवारी यानी पहली बार ब्लीडिंग होती है। तो आपके पास अगर बेटियां हैं तो आपने महसूस किया होगा कि ये सडनली क्या हो गया, कि शरीर में क्या चेंजेस आ गए, ये उनको लगता है कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई। तो इसके बारे में आप उनको पहले से बता के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो लड़कियों को जल्दी माहवारी आने लगी है, यानी 10 साल इवन 9 साल में मैंने देखा है कि लड़कियां आ जाती हैं ये प्यूबर्टी के को लेके। तो हर मदर को जिनके पास एक टीनेजर गर्ल है या ये यंग गर्ल है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है 8 या 9 साल की उम्र से। तो उसके बाद ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं। तो सबसे पहले स्तन का बनना, उसके बाद गुप्त अंगों में बाल आना, और उसके बाद फिर शरीर में थोड़े से बदलाव, और उसके बाद माहवारी का शुरू होना। ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है। लड़कों में भी ये चेंजेस आते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो ये जो चीज है ये नॉर्मल है इस एज में। आजकल लड़कियों को थोड़ा जल्दी आने लगे हैं माहवारी, बिकॉज बहुत सारा जो है अभी इंटरनेट और टीवी के में बहुत एक्सपोजर मिलता है लड़कियों को, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ये, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर 15 साल तक नहीं आया तो टेंशन लेने की बात नहीं होती है। कई बार लड़कियों को आने के बाद 1 या 2 साइकिल्स के बाद रुक जाता है, 2-3 महीने नहीं आता, तो माँ लोग बहुत परेशान होके आती हैं कि ये क्या हो गया। तब भी ज्यादा परेशान होने की बात नहीं होती, क्योंकि 1 साल तक जो है ये कभी कभी इरेग्युलर हो सकते हैं। यानी जो एनोविलेटरी साइकिल्स कहा जाता है उसको, यानी ये जो प्रोसीजर मैंने बताया था कि अंडा बनता है, फूटता है, और अगर बच्चा नहीं ठहरता है तो ये ब्लीडिंग हो जाती है। ये हर महीने होता है, इसीलिए इसको मासिक या माहवारी कहा जाता है। तो ये अगर नहीं होता है, 1-2 महीने या साइकिल नहीं होती है ढंग से, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। शुरुआती समय में, शुरुआती सालों में 1-2 साल ये रेगुलर नहीं होते साइकिल्स, इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। बस बच्चे के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसी टाइम पे और चीजें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए, कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बात की थी, जैसे कि स्तन का बनना यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, या फिर जैसा होता है कि थोड़े चेंजेस आना, प्यूबिक हेयर होना, कमर पतली होना, लड़कों में आवाज के चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस जो हैं आपको देखने हैं, आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है एज अ मदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो चेंजेस आए हैं बॉडी में लेकिन माहवारी नहीं शुरू हुई 5 साल तक, तब डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है, ये पता करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं तो आमतौर से ये चेंजेस जब बॉडी में आते हैं लड़की के, तो 5 साल के अंदर माहवारी भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, छोटा सा मैं बता दूं कि फीमेल और मेल में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपको पता है फीमेल में ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट है, वेस्ट यानी कमर स्लिम हो जाती है, हेयर प्यूबिक एरिया में आते हैं, और लास्ट में फिर बगल में भी बाल आ जाते हैं। वेराज मेल्स में जो है शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, गठीला शरीर हो जाएगा, आवाज में बदलाव आ जाएगा, प्यूबिक हेयर उनमें आएंगे, और उनमें बाल, बगल के बाल थोड़े जल्दी भी आ सकते हैं लड़कों के जो चेंजेस होते हैं उसमें। लेकिन जो लोग ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं प्यूबर्टी के एज में, लड़कियां, यंग लड़कियां, वो ये कि उनको लगता है कि कुछ वाइटिस डिस्चार्ज आ रहा है, पैंटीज में लग रहा है, विच उनको लगता है कि नॉर्मल नहीं है, और वो आ जाते हैं गायनी में, ओपीडी में दिखाने। वो मैं बताना चाहूंगी कि जब तक उसमें खुजली ना हो, बैड स्मेल ना हो, या उसमें कोई हल्की सी फ्रॉथिंग जिसको हम झाग आना कहें वो ना हो, तब तक आपको चिंता की बात नहीं है, तब तक परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भगवान ने शरीर ऐसा बनाया है कि हल्का सा मॉइस्ट होता है, हल्का सा वहां पे ल्यूब्रिकेशन, हल्का सा गीलापन रहता है, विच इज नॉर्मल। ये जो है गीलापन आपको ओव्यूलेशन टाइम के पहले ज्यादा महसूस होगा और पीरियड्स के जस्ट पहले ज्यादा महसूस होगा। लेकिन अगर उसमें स्मेल है, खुजली है, इन्फेक्शन है, दर्द है, तो डेफिनेटली डॉक्टर से मिलिए। ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है उस टाइम पे ये अंडा फूटने वाली जो क्रिया है वो होने वाली होती है, और इस टाइम पे जो है यूजुअली हल्का सा पेन महसूस कर सकती हैं लड़कियां। अगर ब्लीडिंग उस टाइम पे नहीं हो, मतलब उस टाइम पे ब्लीडिंग होने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे कभी कभी ब्लीड थोड़ा सा ज्यादा वाइटिस डिस्चार्ज महसूस कर सकते हैं। जो लेडीज मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते हैं, ये सही समय है कंसीव करने के लिए। तो अब ये ग्राफ अगर आप लोग को दिख रहा है आप लोगों को ग्राफ? Yes, 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 we can No, see. ma'am. नहीं दिख रहा है मैडम। I can see. We can see. वो कुछ ये जो connect ग्राफ है ये बहुत सिंपल सा ग्राफ है, लेकिन मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि इसमें 2 हार्मोन जो हैं वो मेन होते हैं। एक हार्मोन है जो शुरुआती साइकिल में जो लाल कलर में आपको दिख रहा होगा, वो हार्मोन बढ़ता है जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं,
और उसके बाद दूसरा वाला जो पर्पल कलर में दिख रहा है वो दूसरा हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन यानी ये 14th डेज वाला जो यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा, यानी ये अंडा फूटने का टाइम है यहाँ पे, और यहाँ से फिर वो दूसरा हार्मोन स्टार्ट हो जाता है। और जब यहाँ पे दोनों हार्मोन जब कम हो जाते हैं तो आपका यहाँ पे फिर ब्लीडिंग की शुरुआत होती है, यानी मेंसेस की शुरुआत होती है। तो ये जो साइकिल है ये हर महीने हमारे शरीर में हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन है ये उसको कंट्रोल करता है, ये हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है, तभी ये साइकिल हो रही है। तो ये चेंज लगातार होते रहते हैं। अब इन हार्मोन्स के वजह से चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं। शुरुआत के समय में जो है जैसे जैसे आपके पीरियड्स नजदीक आएंगे आपको लगेगा कि शरीर में भारीपन आ रहा है, ब्रेस्ट्स में थोड़ा सा हेवीनेस हो रही है, किसी किसी को ब्रेस्ट में पेन भी होने लगता है जिसको हम मास्टाल्जिया कहते हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपको प्यास ज्यादा लग रही है, भूख भी लग रही है, किसी किसी को मीठा खाने की भी तलब होती है। ये बॉडी का नेचर का तरीका है बताने के लिए कि आपके शरीर में अब तैयारियां हो रही हैं और आपको तैयार होना है अपने नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए तैयार होने के लिए, या नेक्स्ट माहवारी के लिए तैयार होने के लिए। वो बॉडी में चेंजेस नेचुरल हैं, वो बॉडी खुद नेचर जो है कुदरत उसके लिए बॉडी को तैयार करती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो अच्छी बात, नहीं हुई तो फिर सारी चीजें हैं जो नॉर्मल हो जाती हैं और ब्लीडिंग आ जाती है। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गई, जो साइकिल के बारे में बात की हमने। तो बॉडी तो तैयार होता है, बच्चा नहीं ठहरा तो ब्लीडिंग आ जाती है, ये हमने पता कर लिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब ये सब फर्स्ट टाइम होता है तो बॉडी तैयार नहीं होता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। कई बार लड़कियों को आपने सुना होगा कि पीसीओडी की तकलीफ होती है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उसमें भी ये पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, ये साइकिल ठीक से होती नहीं है, एनोवुलेटरी साइकिल होती है, फिर ज्यादा ब्लीडिंग होती है, 2-3 महीने के बाद ब्लीडिंग होने लगती है। तो इन सभी चीजों में ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन काउंसलिंग से हेल्प हो सकती है। बच्ची को पहले तो ये बताएं कि ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा घबराना नहीं है। अगर बार बार परेशानी हो रही है या बच्चे को हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है या उसको वेट पुट ऑन ज्यादा कर रही है यानी मोटापा छा रहा है, तब वो डॉक्टर के पास जाके कुछ दवाइयां ले सकती हैं जिससे कि ये साइकिल्स रेगुलर भी हो जाएंगी और उनके हार्मोन्स नॉर्मल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो डेफिनेटली फिर कुछ हम हार्मोन्स के टेस्ट भी करते हैं, बट इस समय ये ही इतना काफी होता है और ज्यादा परेशान होने की माँ को जरूरत नहीं होती है। कई बार लेडीज बहुत टेंशन ले लेती है कि ये बच्ची को क्यों हो रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और जब आप मैरिड हो और आप कंसीव करना चाहते हो तो इस टाइम पे हम लोगों को दवाइयाँ इसलिए भी देनी पड़ती हैं कि कंसेप्शन हो जाए, लेकिन उस टाइम पे मेंसेस को रेगुलर करना बहुत जरूरी होता है। हेवी फ्लो के लिए भी दवाइयाँ आती हैं जो कि आप पीरियड्स के फर्स्ट डे से ले सकते हैं ताकि पीरियड्स कंट्रोल में रहे। हर दवाई हर बार हम लोग एज डॉक्टर्स एज गायनेकोलॉजिस्ट हार्मोन की दवाई नहीं देना चाहते हैं सबको, क्योंकि नॉन हार्मोनल दवाइयाँ भी बहुत हैं जो कि असरदार भी हैं एंड दे वर्क वेल। लेकिन हाँ, एक टाइम पे ऐसा जरूरत पड़ता है कि बिना हार्मोनल दवाइयों के काम नहीं चलेगा, तब हमको वो देनी पड़ती है। अब एडोलेसेंट वाला पीरियड जो है वो ट्रांजिशनल पीरियड होता है। इस टाइम पे मैं एक स्लाइड आपको इस बारे में भी बता दूं कि ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है, बिकॉज हम सभी माँ हैं, हम सभी उसी उम्र के दौर से गुजर रहे हैं जबकि हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं या हमारे भाई बहन की बेटियां बड़ी हो रही हैं या हमारे आस पड़ोस में लड़कियां हैं जो बड़ी हो रही हैं। तो उन लोगों के साथ थोड़े से प्रॉब्लम्स होती हैं। लड़कियां जो हैं उनके मूड चेंजेस होते हैं, अडल्टहुड में स्टेप इन करते टाइम दे हैव लॉट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। तो इस चेंजेस को अच्छे से डील करना है, ये बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। इस टाइम पे उनको उनके साथ रहना है और हमको ये बताना है कि बेटा ये पीरियड्स जो हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, ये पीरियड जो है जिंदगी के साथ हैं, इसके साथ ही जिंदगी जीनी है और इसके साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना है। नथिंग कैन स्टॉप अ लेडी फ्रॉम डूइंग व्हाट शी वांट्स। तो देयर इज स्काई इज द लिमिट। इसलिए लड़कियों को हमेशा ये बताइए कि ये पीरियड्स प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज का इलाज है एंड दे कैन बी टैकल्ड। इस टाइम पे आइडेंटिटी भी लड़कियों की चेंज हो जाती है, ये बहुत नाजुक अवस्था है। इस टाइम पे हम एज लेडीज हमको बहुत एज मदर्स एज फ्रेंड हमको उनको गाइड करने की जरूरत होती है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की हम आगे बात चलाएं तो अब अगर कोई लेडी है जो कि 20-25 साल की हो गई हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी हैं,
तो उस टाइम पे कई लोगों को ये महसूस होता है कि हम अपने काम में हैं, हम अपने वर्क शेड्यूल में चल रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हमको पेन हो रहा है, बैकएक होता है, ब्लोटेडनेस फील होती है। कोई कोई कहता है कि मुझे पीरियड्स के पहले बहुत मूड चेंजेस, बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेबिलिटी होती है, मुझे बहुत ज्यादा हेवीनेस हो जाती है ब्रेस्ट में, बताते हैं कि बहुत ऑयली स्किन होने लगता है। तो इन सब का कारण, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में बताया था, कि जो हार्मोन चेंजेस हैं, जो दूसरा हार्मोन जो था वो वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इनका इलाज बहुत सिंपल होता है, कभी कभी कुछ विटामिन के सप्लीमेंट्स लेने से भी, लाइक विटामिन B6 फॉर एग्जाम्पल, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ये सब कुछ छोटे मोटे टैबलेट्स हैं जो कि सप्लीमेंट्स ही हैं, उनको लेने से काफी फर्क पड़ता है। इवन टू द एक्सटेंट कि अगर आप बनाना भी खाएंगे, बनाना में सेरोटोनिन होता है, इट हेल्प्स टू कर्ब मेंस्ट्रुअल इरिटेबिलिटी, जो दिमागी परेशानियां। इवन अगर आप अखरोट खा सकते हो, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हो, अपने अपने डाइट में सोयाबीन इम्प्रूव लाइए, दैट इज वो इंक्लूड करिए। इन सब चीजों से काफी आपको फर्क पड़ेगा, आप फील करोगे कि यस चेंजेस आए हैं। विटामिन ई, बहुत सिंपल सा विटामिन ई अवेलेबल होता है, हर छोटे एमआई रूम में भी मिल जाता है। विटामिन ई भी अगर 10-15 दिन आप बिफोर पीरियड्स खाएंगे, आपको महसूस होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है काफी हद तक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, PMS शॉर्ट फॉर्म में, उसका आपको इससे इलाज हो सकेगा। इसके लिए कई बार डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ज्यादा परेशानी है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से मिलिए और वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। बट ये वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी को PMS सिवियर होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ज्यादा अखरता है, किसी को ज्यादा नहीं अखरता, वो अपने कैरी ऑन करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब ये मेंस्ट्रुअल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, उस टाइम पे अपने को डिविएशन ऑफ, मतलब माइंड, दिमाग को किसी तरह बिजी रखिए, इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो काफी फर्क पड़ेगा इस चीज से भी। पेन जो होता है पीरियड्स के टाइम पे, वो थोड़ा सा तो नॉर्मल होता है कि 1 या 2 दिन नॉर्मल होता है। जितने भी ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं उसमें पेन नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ये पेन ज्यादा है, आपके रोजमर्रा डेली एक्टिविटीज आप नहीं कर पा रहे हो, तब ये डेफिनेटली इस पेन को आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को, एंड वो आपको बताएंगे कि इसका इलाज क्या है। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन कब नहीं आती? मेंस्ट्रुएशन कब नहीं आती, ये बहुत सिंपल आंसर होता है प्रेगनेंसी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी रीजंस हैं। एक होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा टाइम है जब यंग मदर्स होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, उनको पीरियड्स रुक रुक के आते हैं, दे डोंट नो, वो समझ नहीं पाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बी, आपको कॉन्ट्रासेप्शन का भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी गर्भ निरोधक चीजों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब प्रेग्नेंट हो गए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, कई बार रुक जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद भी कई महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, ये नॉर्मल है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा सिवियर अनीमिया है, या कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, या आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज अंडरटेक कर ली है, कि आपने बहुत ज्यादा वेट लूज किया, या आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जा रहे हो और आपने कुछ किसी चीज के लिए बहुत तैयारी की, उस टाइम पे पीरियड्स कभी कभी रुक सकते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लोग लेते हैं, वो जब बर्थ कंट्रोल पिल्स स्टॉप कर देते हैं, जब बंद कर देते हैं उस पिल को, तब भी कई 3-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, जिसको हम पोस्ट पिल अमेनोरिया भी कहते हैं। पर ये नॉर्मल हो जाता है एज सून एज 2-3 महीने के बाद पीरियड्स आने लगते हैं। बट मेनोपॉज एक ऐसी चीज है, जबकि एक बार पीरियड्स बंद हुए तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। बट मेनोपॉज इकट्ठा नहीं होता, एक साथ मतलब अचानक नहीं होता है। मेनोपॉज को एक ट्रांजिशन फेज बताया गया है। मेनोपॉजल ट्रांजिशन फेज जो होता है उसमें 4 से 5 साल लग जाते हैं। शुरू में पीरियड्स इरेगुलर होंगे, 2-2, 3-3 महीने पे आएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा गर्मी लगेगी, हॉट फ्लैशेस लगेंगे, आपको थोड़ा सूखापन लगेगा नीचे, आपको इरिटेबिलिटी होगी, नींद कम आएगी, और ग्रेजुअली ये चेंजेस बढ़ के फिर मेनोपॉज हो जाएगा, यानी ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। बाय डेफिनेशन हम मेनोपॉज तभी बताते हैं किसी को हो गया है जब उसको पूरे 1 साल तक
मेंसेस नहीं आए। बीच बीच में 3-4 महीने पे अगर आ जा रहे हैं पीरियड्स तो उसको पेरीमेनोपॉज कहा जाता है, यानी दैट इज नॉट मेनोपॉज बट इट इज इम्पेंडिंग मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज होने वाला है लेकिन अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। मेनोपॉज का टाइम भी जो है, जैसे मैंने प्यूबर्टी का टाइम बताया कि वो नाजुक अवस्था होती है, उसी तरह मेनोपॉज भी एक नाजुक अवस्था होती है। यानी उस टाइम पे थोड़े चेंजेस फिजिकल होते हैं शरीर में एक औरत के, थोड़े सोशल चेंजेस भी हो रहे होते हैं और काफ़ी हद तक मेंटल चेंजेस भी होते हैं। हम सभी एक उम्र तक 35-40 तक तो अपनी नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी रिप्रोडक्टिव एज रहती है हमारी, बच्चे छोटे बड़ हम उनमें लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं। लेकिन एक एज आती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपकी भी एज 40-45 से ऊपर उठ चुकी होती है, वो टाइम जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम होता है एक लेडी के लिए, बिकॉज बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं अपने अपने पढ़ाई के लिए, वर्क्स के लिए। हस्बैंड भी बड़े अपने कामों में बिजी हो जाते हैं एंड लेडी फील्स अलोन, लेडी फील्स इरिटेबल बिकॉज उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। और दैट इज़ द टाइम जब भी मैं कई बार कहती हूँ कि ये सास बहू के जो झगड़े होते हैं कैन बी रिलेटेड टू दैट ऑल्सो, क्योंकि सास तो उस एज से गुजर रही होती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल, गुस्सा आना या परेशान रहना, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होती हैं। 47 से 51 की एज ग्रुप जो है मानी गई है कि नॉर्मल है पीरियड्स के लिए, सॉरी मेनोपॉज के लिए। मेनोपॉज बाय एवरेज इंडिया में 47 तक होता है, अदरवाइज वर्ल्ड में एवरेज एज फॉर मेनोपॉज इज 51। बट अगर 40 ईयर्स से 40 या 42 ईयर्स से पहले मेनोपॉज हो जाए तो वो सही नहीं है, या बहुत लंबा पीरियड्स चलते रहें और बंद ही नहीं हो तो वो भी ठीक नहीं है। तो इन दोनों ही सूरतों में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है मेनोपॉज में कि ब्लीडिंग ज्यादा होना, रेगुलर साइकिल नहीं आना और जल्दी जल्दी साइकिल आना, यानी 10 दिन पे आ रही है, 15 दिन पे आ रही है, इरेगुलर भी हो रही है, क्लॉट्स जा रहे हैं, बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सब चीजें जो हैं ये अबनॉर्मल है, अननेचुरल है, बट एट द सेम टाइम टू सम एक्सटेंट मेनोपॉज में ये एक्सेप्टेड भी होते हैं, तो इसके लिए डॉक्टर से मिल सकते हैं, बट इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 साल में अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, मेनोपॉज आ जाता है। इस टाइम पे भी मैं यही कहूँगी कि मेनोपॉज एज ग्रुप के टाइम पे थोड़ा सा खाने पीने में स्वास्थ्य बढ़ाना है। काफ़ी सारे ऐसे ही जो मैंने पहले भी बताया, सोयाबीन का इस्तेमाल, बिकॉज इन सब चीज़ों में फाइटो ईस्ट्रोजन्स होते हैं, नेचुरल ईस्ट्रोजन्स होते हैं, जो हार्मोन्स हमारे अंडाशय में या ओवरीज में नहीं बन पा रहे हैं एज के वजह से, वही हार्मोन्स हम एक्सटर्नली ले पाते हैं इन खाद्य पदार्थों के द्वारा। इसलिए इनका सेवन करना चाहिए ताकि आपको अच्छा रहे। अखरोट रोज़ खाइए, बादाम रोज़ खा लीजिए, फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे माने गए हैं, तो विटामिन ई की टैबलेट्स हो गई, तो ये सब चीज़ें लेने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यू विल फील कंफर्टेबल एंड फिजिकल, सोशल एंड मेंटल चेंजेस मेनोपॉज में होते हैं। देयर इज अर्ली मेनोपॉज एंड लेट मेनोपॉज। लेट मेनोपॉज के बाद जो है ब्लीडिंग बिल्कुल रुक जाती है और उस टाइम पे बोन्स थोड़ी सी, ये मैं बताना चाहूँगी कि उस टाइम पे कैल्शियम लेना ना भूलें। कैल्शियम एंड विटामिन D3 बहुत ज़रूरी हो जाती है टैबलेट्स लेना, बिकॉज बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं। और ये टाइम है जब हमारे लिपिड बैलेंस, यानी हमारी जो फैटी मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। इसलिए हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ सकते हैं बॉडी में, और इस टाइम पे हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं लेडीज को। शुरू के टाइम पे जब आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, तब भगवान ने ऐसा बनाया है कि काफ़ी प्रोटेक्शन रहता है एक लेडी को, तो हार्ट प्रॉब्लम्स और हार्ट अटैक्स नहीं आते ज़्यादा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि मेनोपॉज के बाद हार्ट अटैक्स कॉमन हो जाते हैं, बोन्स में वीकनेस, स्पेशली स्पाइन बोन्स, हिप बोन में प्रॉब्लम आ सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन D3 ज़रूर लेना चाहिए। मेनोपॉज के और जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स मैं गिना सकती हूँ, मैंने जैसे बताया कि गर्मी लगना, दिन में 3 से 4 बार ये फ्लशेस और फ्लैशेस, यानी बिल्कुल लाल हो जाना चेहरे का, गर्मी लगना कि सारे पंखे ऑन कर दो, खिड़कियाँ खोल दो, बाहर जाने की तबीयत करना, रात को स्वेटिंग होना यानी नाइट स्वेट,
इरिटेशन, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ड्राई स्किन हो जाना और बाल गिरना और थोड़ा सा ड्राई वजाइना में ड्राइनेस होना, ये नॉर्मल है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। लेकिन ये इससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी है तो डॉक्टर से मिल सकते हैं, आपको इसके लिए भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। पहले हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती थी, अब आजकल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दी जाती है, बिकॉज एज पर द स्टडीज, WHI स्टडीज एंड ऑल, जो मेटा लार्ज रैंडमाइज ट्रायल्स हुए हैं, उनके हिसाब से ये जो ये सब मेनोपॉजल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, दूसरे कैंसरस चीज़ें हो सकती हैं, कैंसर्स हो सकते हैं, तो इसलिए ये अब हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, इट इज़ ऑन केस टू केस बेसिस। ये सारी प्रॉब्लम्स का जो है ट्रीटमेंट दूसरे भी तरह से किया जा सकता है विदाउट हार्मोन्स, और ये नॉर्मल है, ये हो जाते हैं ठीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये ट्रांजिशन फेज होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेनोपॉजल ट्रांजिशन। मैं बहुत ज़रूरी ये बताना चाहूँगी कि जब भी लेडीज़ आती हैं हमारे पास इन द गायनी OPD, तो दे शुड ऑलवेज मेंटेन अ मेंस्ट्रुअल चार्ट, क्योंकि कई बार हम खुद याद नहीं रखते रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि ब्लीडिंग कब आई, कब नहीं आई, कौन से डेट पे आई, कितनी आई, स्पॉटिंग थी कि ब्लीडिंग प्रॉपर थी, या क्लॉट्स निकले थे या नहीं निकले थे। तो एक आइडिया जो होता है डॉक्टर को, उस इस चार्ट बनाने से आपके बहुत मदद मिलेगी, एंड इट हेल्प्स अस टू वर्क ऑन यू बेटर। ट्रीटमेंट के लिहाज से, हाउ टू ट्रीट यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं मोबाइल पे, और नहीं तो आप पेन और पेपर लेकर के चार्ट अपने किसी डायरी में बना के रखिए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, हेल्प करेगा डॉक्टर को कि ये जो प्रॉब्लम है आपको कितनी है, किस तरह से है। हो सकता है कि ये नॉर्मल हो लेकिन आपको अब नॉर्मल लग रही हो, या आपको लग रहा हो कि ये नॉर्मल है लेकिन एक्चुअली अब नॉर्मल हो। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगी कि कई बार लोगों को पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो जाती है, कोई सोचता है कि चलो ठीक है कुछ हो गया होगा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, दैट कुड बी अ साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, इट कुड बी अ रीजन फॉर चेकअप। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पैप्समियर। पैप्समियर अक्सर कई सारे आवा के और अफवाह के भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये वर्कशॉप्स होती हैं, ये कैंप्स होते हैं, इसमें पैप्समियर स्क्रीनिंग हम करवाते हैं लेडीज़ की। वो इसीलिए कराते हैं बिकॉज ये सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है। तो अगर पीरियड्स के बीच में आपको ब्लीडिंग आ रही है तो वो नॉर्मल नहीं होता, उसके लिए चेकअप करना चाहिए। मैं उसके पैप्समियर के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। ये पैप्समियर जो है, ये सर्वाइकल कैंसर भारतवर्ष में महिलाओं के कैंसर संबंधित मृत्यु का प्रमुख कारण है। मतलब कैंसर जो है, ये सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत यंग एज में लड़कियों की शादी हो जाती है और बहुत ही जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं, और बहुत लंबे समय तक फिर जो लेडीज़ हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी में रहती हैं। तो ये पैप्समियर जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो सेल्स हैं उनका अबनॉर्मल होना। तो उनको चेकअप के लिए हम वहाँ से पानी लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में रख के जांच करते हैं। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि हाँ, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी वो उसका इलाज संभव है और हम उसको चेकअप के लिए ले सकते हैं। तो ये पैप्समियर हर लेडी ने कराना चाहिए। 40 साल के उम्र के बाद तो बहुत ज़रूरी है, और ये हर साल होना चाहिए। अगर 3 साल तक लगातार नेगेटिव रिपोर्ट आई तो फिर हम इसको 5 साल के बाद फिर रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये हर लेडी ने कराना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आजकल सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी आ गई हैं जो कि अब देश में हमारे मिल भी रही हैं। ये वैक्सीन भी पहले स्टडीज चल रही थी कि इनको दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन अब आजकल ये स्टार्ट हो गया है कि नहीं, ये कंसेंसस ये बोलता है कि ये कैंसर को प्रोटेक्ट करती हैं। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसके वजह से ये कैंसर होता है, मतलब स्ट्रेन 16, 18, 31, उससे ये प्रोटेक्ट करती है ये वैक्सीन, और इसीलिए 15 से लेकर के 20 के उम्र के बीच में ये लड़कियों को वैक्सीन देनी चाहिए। प्रेफरेबली 15 से 16 की उम्र में देने से 2 डोज में काम हो जाता है, नहीं तो अगर 26 साल तक आप दे रहे हो तो 3 डोज में भी इसका काम हो जाता है, मतलब 1 महीने के डिफरेंस पे और फिर 6 महीने के डिफरेंस पे एक बार। तो ये कैंसर वैक्सीन भी अवेलेबल है हमारे यहाँ, और इसको देने से फ़र्क पड़ता है, लड़कियों के लिए बेटर होगा। तो दूसरे कंट्रीज में ये वैक्सीन इवन लड़कों को भी दी जाती है, बिकॉज ये वैक्सीन का जो वायरस प्रोटेक्शन है ये काफ़ी दूसरे कैंसर्स को भी प्रोटेक्ट करता है।
बाकी मेरी तरफ से इतना ही। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अदरवाइज आई एम रेडी टू आंसर एनीथिंग। थैंक यू मैम। Thank you so much. This was really enlightening, and I mean, I too learned a lot of things because I'm in that age of menopause probably. So, okay, thank you so much. Thank you so much. Anyone wishes to ask any question, please? किसी को कुछ मैम से पूछना है? Anything? अपने आप को अनम्यूट करो, प्लीज पूछो मैम को। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Myself, Prithi Tripathi from Indore. यस बताइए त्रिपाठी, दिस इज त्रिपाठी। मैम मुझे बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है और उसमें बहुत फॉल्स स्मेल रहती है। ओके, वाइट डिस्चार्ज के लिए तो वैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, अग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर फाउल स्मेल है तो आप एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक और इंटरनल टैबलेट्स जो हम पेस्टिसाइड जिसको कहते हैं वो हम देते हैं। बट कई बार ये जरूरी होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ये टैबलेट लेनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कि ओनली द वाइफ इज टेकिंग ट्रीटमेंट, की लेडी बार बार ट्रीटमेंट ले रही है और जो पार्टनर है वो नहीं ले रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि कई बार इवन ये जो मैंने सर्वाइकल कैंसर का बताया है, कई बार बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हो रहा है तो आपकी सर्विक्स यानी बच्चेदानी का जो मुंह है वो अनहेल्दी हो सकता है, वहाँ पे जख्म हो सकता है। तो एक बार चेकअप कराना तो बनता है। अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो चेकअप करा लीजिए, चेकअप भी हो जाएगा, प्लस आपको टैबलेट्स भी मिल जाएंगे। और यूजुअली ये पीरियड्स के बाद लेने वाली टैबलेट्स होती हैं। पीरियड्स के बाद एक कोर्स कर लीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों कोर्स कर लें तो बहुत अच्छा है। और अपना शुगर चेक भी करा लीजिए। मेरे हिसाब से इतने में हो जाना चाहिए काम, अदरवाइज फिर ऑफ कोर्स आप ट्रीटमेंट पे डॉक्टर से भी मिल सकेंगे। ओके मैम, बट थैंक यू। बैड स्मेल आती है तो डेफिनेटली एक बार एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है आपको। मैम मैंने दिखाया था गायनोलॉजिस्ट मैम को, तो उन्होंने 7 डेज का कोर्स दिया था। हाँ जी। जो टेबलेट रखनी थी अंदर और 1-2 खानी भी थी। मैंने वो 7 डेज कोर्स पूरा किया, लेकिन 15 डेज तक तो रिलैक्स रहा, इसके बाद फिर से रिस्टार्ट हो गया। इन दैट केस बहुत जरूरी है कि एक कोर्स आपके हस्बैंड का भी हो जाए, ट्रीटमेंट उनका भी साथ में हो जाए। आप कई बार क्या होता है ना, हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में ये होता है कि दवाई सिर्फ लेडी लेती रहती है और हस्बैंड नहीं लेते हैं। तो इट इज अ पार्टनर्स प्रोग्राम, राइट? इट इज दोनों की उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो दोनों को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक्चुअली मैम, माय हस्बैंड इज हार्ट पेशेंट, तो उनकी बहुत सारी मेडिसिन चलती है, इसलिए मैंने पहले खुद के लिए मतलब ये टेबलेट्स लिए, 7 डेज पूरे किए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि दिखाना पड़ेगा मैम दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर वो हार्ट पेशेंट है तो डेफिनेटली उनके डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए ही लीजिए ये दवाइयाँ, सो दैट ही इज ऑल्सो अवेयर कि ये क्या दवाई ले रहे हैं। बट डेफिनेटली दवाई ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। और मैं एक चीज और बोलूंगी, आई थिंक सभी को बोलूंगी कि पर्सनल हाइजीन का ध्यान भी बहुत रखना चाहिए। आई थिंक मैं एक चीज मिस कर गई हूँ, इनफैक्ट आई विल लाइक टू टेक 2 मिनट्स। बहुत छोटी सी चीज है कि जब भी अंडरगारमेंट्स पहने, ट्राई टू चेंज योर अंडरगारमेंट्स, यानी अंडरगारमेंट्स को 2 बार दिन में चेंज करने चाहिए, धूप में दिखाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लेडीज, हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट है कि बाथरूम में कहीं टंगी है चड्डियां, अंडरगारमेंट्स, है ना, बेड के नीचे कहीं डाला हुआ है, कोने में कहीं डाला हुआ है, दरवाजे के पीछे डाला हुआ है, ये नहीं सही है। तो धूप दिखाइए, धूप इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, राइट? तो धूप में अगर आपके अंडरगारमेंट्स सूखेंगे तो बार बार ये कंफ्यूजन, ये इन्फेक्शन नहीं होगा। तो बहुत छोटी सी चीज। अच्छा, जब सफाई करने बैठते हैं, जब हम इंटरनल सफाई करते हैं, जब आप वॉशरूम जाएंगे, तो हमेशा द प्रोसीजर होना चाहिए आगे से पीछे जाना सफाई के समय, आगे से पीछे जाना, ये नहीं कि आप पीछे से आगे आ रहे हो हाथ को लेके। ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे से पीछे जाना है। काफी सारे इन्फेक्शंस जो है हम आगे से पीछे ला करके हमारे वजाना और यूरिथ्रा में, पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन पहुंचा देते हैं खुद ना जानते हुए भी। तो ये छोटी सी चीज है। प्लस आजकल कुछ वी वॉश या लैक्टासिड आते हैं बाजार में जो पीएच बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो उनका रोज यूज करना बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, वो शैम्पू की तरह होते हैं,
उनको आप हफ्ते में 2 बार या 1 बार यूज कर सकते हैं, तो उससे पीएच मेंटेन रहता है, तो इस एरिया में बार बार कीटाणु या वायरस या यीस्ट या फंगस नहीं होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे भी वाइट डिस्चार्जेस आपके कम होंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। किसी को और पूछना है? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो और प्लीज आस्क। Anyone wishes to ask anything? Anyone has any question? You don't have to feel shy. पूछ लो। इनफैक्ट कल ही मैं अपने कोऑर्डिनेटर से, अपने बॉस से बात कर रही थी, तो शी वॉज टेलिंग मी दैट यू पीपल फौजीज आर वेरी लकी, एट लीस्ट यू नो ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑल्सो द डॉक्टर इज जस्ट अ फोन कॉल अवे। लुक एट अस द सिविलियंस, हमें इतनी मुश्किल होती है डॉक्टर से मिलने के लिए, और हम तो यहाँ घर बैठे मिल रहे हैं मैम से, है ना। सो एनीवन विशेस टू आस्क समथिंग? किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लो प्लीज़। एक्चुअली कई बार ये भी होता है ना कि हमको ये नहीं पता होता है कि किस चीज के लिए जाना है डॉक्टर के पास और किस चीज के लिए नहीं भी गए तो चल जाएगा, तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो। चलो, आई विल आस्क यू समथिंग। Yes, ma'am. I'll ask you. So, of course, I am getting my charms regularly, and it comes like exactly after 1 month. And but whenever I'm stressed, like you know, any kind of stress, then I'll miss it. Like it's happening since last almost 5-7 years, since the time I've lost my dad. So I don't know. I mean, is there something to worry, or and I don't take any supplements. So as it is, I don't have any issues, but then I mean, I thought I should ask you. बट मैम एक अगर मिस होते हैं पीरियड्स बट आ जाते हैं नेक्स्ट साइकिल में, देन देयर इज मच टू वरी। बट इफ दे आर कंटिन्यूअसली लाइक आपकी ये जो मतलब द साइकिल्स आर गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड, या फिर आपकी मिसिंग आपकी जो हो रही है ये बहुत रेगुलरली हो रही है, देन ऑफ कोर्स वन नीड्स टू चेक गेट योर हार्मोन लेवल्स चेक्ड। बट अगर वंस इन अ वाइल स्ट्रेस में रुक गए हैं तो इट्स ओके, बट 1 महीना या 1.5 महीने से ज्यादा रुक रहा है तब गलत है मैम। अदरवाइज 1-1.5 हफ्ता जैसे 1 वीक +2 आ जाता है, दैट्स ओके मैम। All right. And do you think any supplement that I should take? डेफिनेटली मैम, सप्लीमेंट्स तो इसलिए जरूरी है बिकॉज एज आई टोल्ड यू, एज एज एडवांसेस आवर बॉडी नीड्स लॉट ऑफ थिंग्स। तो वन इज वेरी बेसिक इज कैल्शियम, अगर हेवी पीरियड्स होते हैं तो आयरन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सम थिंग्स लाइक यू नो जैसे विटामिन ई है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है, ये सब कुछ अमाइनो एसिड्स हैं बॉडी को जो चाहिए होते हैं, जो बेसिक मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करते हैं, और इनसे हमारी साइकिल्स भी करेक्ट हो जाती हैं, तो ये लेने चाहिए। अगर आप इनको टैबलेट्स के फॉर्म में नहीं लेते हैं तो मैंने जैसे बताया कुछ आइटम्स जो होते हैं, जैसे कि जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पेशली वॉलनट है, उन सब में ये चीजें होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैप्सूल्स भी जो होते हैं दे आर वेरी गुड। तो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, सिमरोज कैप्सूल्स आते हैं, इन सब चीजों का सेवन करने से आपको प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में भी आराम होगा, वेराज मेनोपॉज भी इजीली निकल जाएगा। सो देयर आर सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन एमएच ऑल्सो, ये नहीं कि आपको खरीदने हैं, एमएच में ये रूटीनली ये दवाइयाँ होती हैं और आप जाके ले सकते हैं इनको। Okay, thank you so much. And anyone else wishes to ask anything? Ma'am, can I ask? Yes, ma'am. Please. Good evening, ma'am. I have a question. Ma'am, I need to know, can we use menstrual cups with IUCDs? Menstrual cups we generally do not recommend routinely, because what happens is menstrual cups are not a very healthy option, although there are ladies in the world who are using it because they find that comfortable, but in general we don't use it for the masses, we don't say. But if you can maintain the hygiene well, yes, IUCD or no IUCD menstrual cup you can use. IUCD जो है बेसिकली, आप कॉपर्टी की बात करें तो कॉपर्टी में ब्लीडिंग थोड़ी हैवी होती है, इसलिए मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज करोगे तो यस यू कैन यूज इट, बट हाइजीन शुड बी वेरी गुड। पैड्स क्या होते हैं? डिस्पोजेबल होते हैं। अच्छा, पैड्स के बारे में भी ये बात मैं कहना चाहूंगी कि पैड्स बहुत सारे लोग बहुत लंबे घंटों तक लगा के रखते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। मेंसेस के टाइम पे पैड्स को 4 to 5 आवर्स में चेंज करना चाहिए, अदरवाइज देयर आर सर्टेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक डाइक्लोसान एंड ऑल, उसमें जो एमिट होते हैं दे आर नॉट गुड फॉर द
body and they are not good, they have some, कुछ studies ने कहा है कि they increase the chances of cancerous growth. तो menstrual cups जो है आप, I hope they are disposable cups or you reuse them. Ma'am, I have not used, just planning to use. That is Okay. why. Yeah, मतलब you can use it, but the disposable cups के लिए तो आपको कोई problem नहीं है, you can dispose them. लेकिन अगर आप reusable वाले use कर रहे हो तो then you have to be very sure about the sterility. Secondly, same goes for tampons. Tampons भी इंडिया में ज़्यादा use नहीं होते हैं, but there are ladies who want to use tampons, but again the infection chances उसमें ज़्यादा होते हैं, vaginal infections के chances ज़्यादा होते हैं उसमें. Thank you, ma'am. Anyone has any other question, please? हाय मैडम, गुड इवनिंग. हाँ जी, गुड इवनिंग, प्लीज बताइए. हाय मैडम, गुड इवनिंग. मैं माँ से बोल रहा हूँ. मैं अभी प्रेग्नेंट था ना, तब कंसीव हो गए, तब मेरे बच्चेदान के ऊपर एक सिस्ट फॉर्म हो गए. अभी सिस्ट बच्चेदान होता है ना, ऊपर का सिस्ट फॉर्म हो गया, बैलून जैसे, वाटर बैलून जैसे एक सिस्ट फॉर्म हो गए. सिस्ट कहाँ पे, मैं सॉरी मैं समझी नहीं, सिस्ट कहाँ पे है? आप प्रेगनेंसी है आपको, और सिस्ट कहाँ पे है? नहीं, मेरा को तो पता नहीं. अभी 3 महीने था ना, तब मेरे को पता चल गया मैडम, स्कैनिंग में. एक बच्चेदान होता है ना ऊपर, ऊपर मैडम बच्चेदान को ऊपर एक बैलून जैसे सिस्ट फॉर्म हो गए. ओके. फिर उसका वजह से मेरा को डेंजर हो गया बोला. अभी 8 महीने हो गए, 9 महीने आ गए. उसके बाद मैं तुरंत सीजन करके बच्चों को निकाल दिया. हाँ हाँ. मेरा को ट्विंस है मैडम, जुड़वा है उस टाइम में. ओके ओके. बच्चे जुड़वा. तो उस टाइम में मैं तो मेरा कितनी नहीं जानता ये सभी का बारे में. तो मेरा हाँ को जी. तो वो डॉक्टर ने बोला मैं सिस्ट तो निकाल दिया बोला, पूरा हाँ जी. वो सिस्ट आ गए ना मेरा को, वो तो मैं निकाल दिया, फिर नया आ जाता है बोला. फिर मेरा को हाँ 5 हाँ. साल के बाद, फिर मेरा को 5 साल के बाद एक चॉकलेट जैसे सिस्ट आ गए मैडम. मैं दिखाने के लिए गए थे, वो दोबारा आ सकती है, बार बार भी आ सकती है सिस्ट, क्योंकि सिस्ट बॉडी का तरीका है बताने के लिए कि सम टिश्यू इज नॉट हेल्दी. तो अगर कोई सिस्ट आपकी, स्पेशली ये जो आप जैसे कह रहे हो चॉकलेट सिस्ट, ये सिस्ट तो ये रेगुलरली आ जाती है. अगर निकल भी गई है तो 3-4 साल के बाद डेवलप दोबारा हो सकती हैं. इनका ट्रीटमेंट टैबलेट से भी किया जा सकता है. और अभी आपके पास ट्विंस हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट आपका आप ले सकते हो. ये तो मेन प्रॉब्लम है सिस्ट ही होती है कंसीव करने में. तो अगर कंसीव आपका हो गया, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली फिर आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हो. सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं ट्रीटमेंट के, वो भी किए जा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. फिर आपके सिस्ट की साइज क्या है, कितना मतलब उसके अंदर इकोजेनिक कंटेंट्स कैसे हैं, कहाँ तक वो है, वो सारा डिटेल देखना पड़ेगा. नहीं, वो तो आ गए. नहीं मैडम, वो तो फिर मेरे को 5 साल के बाद तो पता चल गया मैडम, चॉकलेट सिस्ट तो बड़ा हो गए साइज, तो दिखाने तो हाँ वो जी. तो मेरा को फिर लैप्रोस्कोप किया मैडम, तो फिर निकाल दिया वो सिस्ट हाँ. को दोबारा. हाँ, तो लेप्रोस्कोपी फिर करके मेरा, निकाला जा सकता है. हाँ मेरा सवाल क्या है, फिर आ जाता है क्या वो सिस्ट, बार बार आता है फिर क्या? आ सकता है. मैं यही कह रही हूँ कि जब आपका ऑपरेशन हो गया, लैप्रोस्कोपी हो गई, उसके बाद आपको कंटिन्यू मेडिकेशन पे एक इंजेक्शन आता है जो 3 मंथ्स पे लगता है, वो लेना चाहिए ताकि वो ये सिस्ट दोबारा नहीं आए. कौन सा इंजेक्शन मैडम, नाम बता सकता है क्या? आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जहाँ पे आप हो वहां मिलिए, बिकॉज ये इंजेक्शंस जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट ही सब प्रिस्क्राइब करेंगे आपको. ल्यूप्रोलाइड इंजेक्शन होता है, जोलाडेक्स होता है, बट मैं आपको ये अभी दवाई लिख के नहीं दूंगी, बिकॉज मैंने आपको पर्सनली नहीं देखा है. लेकिन आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, वो इंजेक्शंस पे आपको रख देंगे, तो वो ये सिस्ट दोबारा नहीं बनेगा. अच्छा, कोई भी सिस्ट भी नया आएगा मैडम? नहीं, इससे तो नहीं आएगा, इस पर्टिकुलर टाइप का सिस्ट तो नहीं आएगा अगर आप ये इंजेक्शंस लेंगे तो. अच्छा, थैंक यू मैडम, मेरा सवाल क्लियर किया. थैंक यू. थैंक यू. Anyone else has any other queries? किसी को और मैम से कुछ एक्चुअली पूछना है? हमारे फौज में मैम इट इज ऑलवेज लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, तो द लेडीज समटाइम्स डू नॉट स्टे विद देयर मदर्स और मदर इन लॉज, एंड कोई एल्डरली भी घर पे नहीं होते हैं, सो एट टाइम्स दे आर रियली लॉस्ट
and they need to talk to the doctor. That is true. That is true. And you have very rightly said that, even my mother has taught me that put all your panties under a dupatta. It should not be seen. So I think as mothers we need to change. We need to raise our daughters differently now. Yeah, absolutely, it's ma'am. Nothing Absolutely. to hide. There's nothing to hide. So Yeah. anyone else? किसी को और कुछ पूछना है? Please मैम से पूछ लो. This is a golden opportunity that everyone has got. Don't feel shy. Okay, I guess. Okay, I would just like to welcome Shaila's mother, Mrs. Salma. I think, है ना? I was seeing her name. Mrs. Yes, Salma ma'am. Yazani. Ma'am, thank you so much for joining us. You are the proud mother of this gorgeous lady, beauty with brains. And ma'am, so good to know that you were a teacher. I am also a teacher, so I can connect. Shala, your sister is there? Your sister is there? Yes, ma'am. My sister is there, Dr. Naila. I don't know if she's yeah. online right now. Yeah. But So, ma'am, thank you so much for joining us. And how do you feel, ma'am? Yes. How do you feel? आपको कैसा लग रहा है? I'm there. I'm Shaila's sister. Yeah. Hi. Yeah, hi. Hi, welcome. Welcome. And my daughter, who's a teenage daughter, was also listening to this, and we enjoyed that. Wow. Yeah, we have straight access to her. We can call her anytime, Yes, but yes. I like to hear everything in one place. It was Yes, good. Absolutely. My mother is a very strong lady, and she stays in Pune, and she is now 70 plus. She's a very strong lady, and both her sisters are courtesy her. She has been a great, strength behind our whatever we are today. So hats off to our mom. She's a great lady, and I think all our mothers, as mothers, we should also promote our daughters, and that's how it is. One should be proud to be a woman, actually. Absolutely. Dr. Naila, I would like to welcome you again. Thank you so much for joining us. She is Dr. Shaila's sister, and she is a professor in economics, and she teaches business studies. Ma'am, where do you stay? कहाँ रहते हो आप? I'm away from India for some time. Wow. She's in Canada. Wow. I'm in Canada. Wow. So what time of the day it is now there? It's very early in the morning. It was it's 8:32, but when I started, it was 7:32, 7:30, and I've been like we are working from home, so that's why I'm at home. Okay. So good. Even like both my sister-in-law's daughters, they're there in Canada. One is in Toronto, the other one is in Vancouver. So, Okay. Yeah, I'm in Toronto. In Toronto. Okay. Nice meeting you. Thank you so much, everybody, for joining us. Thank you, Dr. Shaila. It was like Ma'am, amazing. It's a very good gesture on your part to organize a webinar like this. And these days in the lockdown period, ma'am, it is very, very good of you. And I really thank you from the bottom of my heart. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, ma'am. With your permission, I mean, this is on recording, and I'll be sharing it with Mrs. Guman, and this recording will be reaching to all the welfare officers across Central Command. And I would like to tell you one more thing, that it's not only CMDC Lucknow that is there with us today. We have dental family across the Central Command, all those who have joined, Right, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Auntie, thank you so much for joining us. Thank you. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye.